नमस्कार बच्चों। जुड़ जाएंगे भाई सब लोग, फटाफट जुड़ जाएंगे। फिर वही क्वेश्चन आपसे, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस और नो। फिर हम क्लास शुरू करेंगे। क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। राम 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 राम। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस और नो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके 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 ओके, अरे बिल्कुल बिल्कुल समझ चुके हैं बेटा। हाँ तो मेडिसिन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, और टॉपिक रहेगा हमारा जीवाणु जनित रोग। यानी कि आज हम शुरू करने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, तो हेडिंग डाल देंगे आप, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीजेज हम पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जीवाणु जनित रोग। क्या पढ़ेंगे भाई? जीवाणु जनित रोग। ठीक है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। अभी आज जो हम जीवाणु जनित रोग पढ़ने वाले हैं, वो कौन कौन से डिस्कस करेंगे वो एक बार आप देख लीजिए। एक तो हम पढ़ने वाले हैं एंथ्रेक्स को, एक हम एंथ्रेक्स पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे बीक्यू यानी कि ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ा बुखार। एक एंथ्रेक्स, एक ब्लैक क्वार्टर यानी कि लंगड़ा बुखार। तीसरा हम डिस्कस करेंगे एचएस, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया डिस्कस करेंगे, जिसको हम एचएस बोलते हैं या गलघोंटू बोलते हैं। ठीक है, चौथा हम आज डिस्कस करेंगे टिटनस, और एक डिजीज और हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्रुसेलोसिस। ठीक है, अब बैक्टीरियल डिजीज तो बहुत सारी हैं अपने सिलेबस में, आज हम इतनी ही डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे ये चैप्टर हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए भाई, सबसे पहले यहां बात आती है कि जीवाणु जनित रोगों में एक तो हम एंथ्रेक्स पढ़ने वाले हैं, एक ब्लैक क्वार्टर जिसको हम बीक्यू बोल रहे हैं, एक हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया जिसको गलघोंटू बोलते हैं या एचएस बोल रहे हैं, एक हम पढ़ेंगे टिटनस, और एक हम पढ़ेंगे ब्रुसेलोसिस। ठीक है, तो वन बाई वन इनको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ 5 ही बैक्टीरियल डिजीज अपने सिलेबस में है, बैक्टीरियल डिजीज और भी हैं, वो हम कल परसों इस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आज ये मेनली इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, बड़ी डिजीज हैं, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद आगे जो बैक्टीरियल डिजीज हैं वो हमें पढ़नी है। तो हेडिंग डाल देंगे आप, बैक्टीरियल डिजीज यानी कि जीवाणु जनित रोग। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं किसको? एंथ्रेक्स को। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर हम बात करें एंथ्रेक्स की, तो एंथ्रेक्स होगी किससे? तो एक तरफ तो हम नाम लिख देंगे, क्या? बीमारी का नाम। एक तरफ तो हम डिस्कस करेंगे बीमारी कौन सी है, दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि बीमारी का कारक क्या है। ठीक है, यानी कि बीमारी होती किससे है, और एक हम डिस्कस करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं और उपचार क्या है। ठीक है, अब देखिए भाई, सबसे पहले इसमें बात आती है किसकी? एंथ्रेक्स की। बात शुरू करते हैं कहां से? एंथ्रेक्स से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि भाई एंथ्रेक्स क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है, और एंथ्रेक्स होती किससे है? बेसिलस एंथ्रेसिस से। जीवाणु का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। जीवाणु का नाम क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस। एक एक चीज को बारीकी से समझते चलेंगे। जीवाणु का नाम हो गया बेसिलस एंथ्रेसिस। अब ये जो बेसिलस एंथ्रेसिस है, ये बेसिलस एंथ्रेसिस एक कैसा जीवाणु है? वायवीय जीवाणु है। वायवीय जीवाणु, वायवीय का क्या मतलब है? एरोबिक है। एरोबिक है, वायवीय जीवाणु है। इसका मतलब जब ऑक्सीजन मिलेगी तभी स्पोरुलेशन शुरू करेगा, तभी अपनी संख्या में वृद्धि शुरू करेगा। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि जब भी किसी जानवर की डेथ होती है, किससे? एंथ्रेक्स से,
तो एंथ्रेक्स से मृत जानवर का कभी भी पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो एंथ्रेक्स का जीवाणु होता है वो कैसा होता है? वायवीय होता है। ऑक्सीजन मिलते ही क्या करेगा? स्पोर बनाएगा। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन मिलते ही स्पोरुलेशन शुरू करेगा, स्पोर बनाएगा। ऑक्सीजन मिलते ही स्पोर बनाएगा। इसलिए एंथ्रेक्स से मृत जानवर का कभी भी पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया भाई? ये पहला क्वेश्चन यहां से बन गया कि भाई एंथ्रेक्स से मृत जानवर का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया है वो वायवीय होता है, यानी कि एरोबिक होता है, और ऑक्सीजन मिलते ही ये क्या करेगा? स्पोर बनाएगा। स्पोर बनाएगा तो सबसे पहले डेथ किसकी होगी? जो व्यक्ति पोस्टमार्टम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए एंथ्रेक्स से मृत जानवर का कभी भी पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। तो हमने यहां डिस्कस किया कि एंथ्रेक्स का जो जीवाणु है उसका नाम हो गया बेसिलस एंथ्रेसिस। ये एक तो क्या है? वायवीय जीवाणु है। और एक हम पढ़ेंगे कि एंथ्रेक्स का जो ये जीवाणु है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्या है? ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। अब एक चीज आप याद रखेंगे, जहां कहीं भी हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, तो यहां मतलब किससे है? ग्राम स्टेनिंग से। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग से कलर ले लेते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव, और जो नहीं ले पाते हैं वो हो गए नेगेटिव। इतना याद रखिए अभी आप। ठीक है, तो चूंकि बेसिलस एंथ्रेसिस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसलिए बेसिलस एंथ्रेसिस एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, इसलिए इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगी पेनिसिलिन। क्या हो जाएगी? पेनिसिलिन। यह है ड्रग ऑफ चॉइस, यानी कि उपचार जो है इसका, उपचार क्या होगा? पेनिसिलिन। जितने भी ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होंगे उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी? पेनिसिलिन। अभी हमने एंथ्रेक्स बीमारी पढ़ना अच्छे से शुरू नहीं किया है, ये इर्द गिर्द हम चल रहे हैं। तो क्या बात हुई कि पहला पॉइंट तो ये कि एंथ्रेक्स जो है एक जीवाणु जनित रोग है। होता किससे? बेसिलस एंथ्रेसिस से। चूंकि ये वायवीय जीवाणु है, एरोबिक है, तो ऑक्सीजन मिलते ही स्पोर बनाएगा। इसलिए मृत जानवर का कभी भी पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हम पोस्टमार्टम किस लिए करते हैं? ये जानने के लिए कि डेथ किसकी वजह से हुई है। जो भी जानवर एंथ्रेक्स से मरता है उसका वैसे ही पता चल जाता है हमें कि डेथ एंथ्रेक्स से हुई है देख के। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से लीजन होते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है इसलिए इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? इसका उपचार क्या हो गया? पेनिसिलिन। अब हम बात करेंगे कि लीजन क्या क्या देखने को मिलते हैं। जनरली जब जानवर जीवित रहेगा तो लक्षणों में बुखार वगैरह और ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन हम मेनली जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं मृत्यु के पश्चात क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है ना? तो हम बात करेंगे मृत्यु के पश्चात जो लीजन देखने को मिलते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। क्या क्या लीजन देखने को मिलेंगे मृत्यु के बाद? एक तो जितनी भी नेचुरल ऑरिफिसेस हैं, जितनी भी शरीर के अंदर प्राकृतिक छिद्र हैं, जैसे नाक हो गई, मुंह हो गया, एनस यानी कि गुदा हो गई, वेजाइना हो गई, कान हो गए, ये सब क्या है? नेचुरल ऑरिफिस हैं, ये प्राकृतिक छिद्र हैं शरीर के। इनसे काले रंग का रक्त बाहर आता रहता है। ये बताएगा कि डेथ किसकी वजह से हुई है? एंथ्रेक्स की वजह से। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? मृत जानवर के प्राकृतिक छिद्रों से, नेचुरल ऑरिफिसेस, प्राकृतिक छिद्र कौन कौन से हो गए? जैसे नाक हो गई, जैसे मुंह हो गया, जैसे एनस, मुंह हो गया, गुदा यानी कि एनस हो गई, कान हो गया, वेजाइना हो गया। ठीक है, योनि, वेजाइना। इन सब से क्या आने लगता है? काले रंग का रक्त बाहर आता है इनसे। ये बताएगा कि डेथ किससे हुई है?
एंथ्रेक्स से। पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, कि जितने भी नेचुरल ऑरिफिस हैं उनसे काले रंग का रक्त बाहर आता रहता है। इससे हमें पता चल जाता है कि डेथ किससे हुई है, एंथ्रेक्स से। तो फिर हमें पोस्टमार्टम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि जो भी जानवर एंथ्रेक्स से मरता है उसके शरीर में राइगर मोर्टिस नहीं आता है। राइगर मोर्टिस का मतलब होता है मृत्यु के पश्चात शरीर में जकड़न आना या शरीर का अकड़ जाना। ऐसा नहीं देखने को मिलता है। किसमें नहीं देखने को मिलता है? एंथ्रेक्स में। यानी कि मृत्यु के पश्चात राइगर मोर्टिस नहीं होती है। तो दूसरा पॉइंट, मृत्यु के पश्चात शरीर अकड़ता नहीं है, तो राइगर मोर्टिस क्या रहेगी? एब्सेंट। राइगर मोर्टिस एब्सेंट रहेगी। राइगर मोर्टिस का मतलब मृत्यु के पश्चात शरीर में जकड़न एब्सेंट होती है, आती नहीं है। और एक पॉइंट और है, स्प्लिन जो होती है, प्लीहा, उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर किसी भी अंग का आकार सामान्य से अधिक हो जाता है तो जनरली हम टर्म काम में ले लेते हैं मिगेली। तो स्प्लिन का आकार सामान्य से ज्यादा हो गया तो बोल दिया स्प्लिनोमेगेली। तो तीसरा पॉइंट हो गया यहां स्प्लिनोमेगेली। स्प्लिनोमेगेली का क्या मतलब है? स्प्लिन का आकार सामान्य से ज्यादा हो जाता है। ठीक है। अब चूंकि इसमें फीवर देखने को मिलता है, किसमें? जब जानवर जीवित था तो बुखार देखने को मिला था इसमें। ठीक है। फीवर तो आता ही है वैसे बीमारियों में, तो इसलिए हम इस बीमारी का नाम दे दिए क्या? स्प्लेनिक फीवर। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? स्प्लेनिक फीवर या तिल्ली बुखार। स्प्लेनिक फीवर या तिल्ली बुखार किसको बोल रहे हैं? एंथ्रेक्स को। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फीवर तो आता है और स्प्लिन का आकार सामान्य से कहीं ज्यादा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं स्प्लिनोमेगेली। अब स्प्लिन के आकार में वृद्धि हो रही है और बुखार भी आ रहा है, इसलिए तिल्ली बुखार या स्प्लेनिक फीवर कहा जाता है। किसको? एंथ्रेक्स को। तो ये आप याद रखेंगे भाई कि स्प्लेनिक फीवर या तिल्ली बुखार किसे कहा जाता है? एंथ्रेक्स को कहा जाता है। ठीक है। तो मृत्यु के पश्चात क्या क्या लीजन देखने को मिले? एक तो जितनी भी नेचुरल ऑरिफिसेस हैं उनसे काले रंग का रक्त बाहर आ रहा है, शरीर अकड़ता नहीं है, इसका मतलब मृत्यु के पश्चात राइगर मोर्टिस होती नहीं है, और स्प्लिनोमेगेली यानी कि स्प्लिन का आकार सामान्य से ज्यादा हो जाता है और बुखार देखने को मिलता है। और तो इसलिए हमने इसको बोल दिया स्प्लेनिक फीवर या तिल्ली बुखार। किसको बोल दिया? एंथ्रेक्स को। तो ये एंथ्रेक्स का उपनाम हो गया क्या? स्प्लेनिक फीवर। ठीक है। और क्या क्या पॉइंट है वो देखिए आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स अपने आप में क्या है? यह एक जोनोटिक डिजीज है। क्या है भाई? एंथ्रेक्स अपने आप में एक जोनोटिक डिजीज है। जोनोटिक डिजीज का क्या मतलब है? जोनोटिक डिजीज का मतलब है जो बीमारी जानवरों से मानव में या मानव से जानवरों में फैल सकती हो। तो ये जोनोटिक डिजीज है क्योंकि यह जानवरों से मानव में फैल सकती है। जानवरों से मानव में फैल सकती है या फैलती है, इसलिए यह एक जोनोटिक बीमारी है। कौन? एंथ्रेक्स। अब बात आती है कि मानव में एंथ्रेक्स कौन कौन से फॉर्म में देखने को मिलती है, इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो हम बात करेंगे मानव में एंथ्रेक्स की फॉर्म। क्या क्या फॉर्म में एंथ्रेक्स देखने को मिलती है। ठीक है। तो एक तो मानव के अंदर एंथ्रेक्स को हम बोलते हैं वुल सॉर्टर्स डिजीज। क्या बोलते हैं? वुल सॉर्टर्स डिजीज। जैसे माना जो भी लोग ऊन की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और माना किसी भेड़ की डेथ हो गई एंथ्रेक्स से और उसकी ऊन जो है वो ऊन इंडस्ट्री को भिजवा दी गई। अब वहां तो एयर है, तो स्पोरुलेशन शुरू हो गया, और स्पोरुलेशन शुरू हो गया तो जो स्पोर जो भी व्यक्ति वहां काम कर रहे हैं उनके श्वसन तंत्र में गए, तो इससे क्या हुआ? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। किसको? मानव को। इसको बोलते हैं वुल सॉर्टर्स डिजीज। तो ये है
पल्मोनरी फॉर्म या इनहेलेशन फॉर्म है। इसको इनहेलेशन एंथ्रेक्स भी बोल सकते हैं या पल्मोनरी एंथ्रेक्स भी बोल सकते हैं, पल्मोनरी एंथ्रेक्स या इनहेलेशन एंथ्रेक्स भी बोल सकते हैं। पल्मोनरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि श्वसन तंत्र के रास्ते गया है। तो ये कहां देखने को मिल रही है? ये ऊन के इंडस्ट्री में, ऊन के उद्योग में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें, तो उनके अंदर इस बीमारी को और क्या कहा जाता है? वूल सॉर्टर्स डिजीज। क्या बोलते हैं? वूल सॉर्टर्स डिजीज। तो एक नाम आपको यह भी याद रखना है कि मानव में एंथ्रेक्स को क्या कहा जाता है भाई? वूल सॉर्टर्स डिजीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊन की इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो स्पोर जो है वो सांस के द्वारा उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाएंगे। तो पल्मोनरी एंथ्रेक्स हो चाहे इनहेलेशन एंथ्रेक्स हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? वूल सॉर्टर्स डिजीज। ठीक है, तो ये तो सांस के रास्ते हो गई, यानी कि ये मेनली किसमें प्रॉब्लम हुई है? श्वसन तंत्र में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। दूसरी फॉर्म होगी क्यूटेनियस फॉर्म, जो त्वचा में गड़बड़ी हो रही है। जैसे माना एंथ्रेक्स से कोई मृत जानवर है और उस मृत जानवर की खाल को या त्वचा को कोई व्यक्ति अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा है, तो उसमें जो फॉर्म देखने को मिलेगी वो है क्यूटेनियस फॉर्म। इसको बोलते हैं हाइड पोर्टर्स डिजीज। हाइड का मतलब होता है जानवर की चमड़ी, त्वचा, और पोर्टर का मतलब ट्रांसपोर्ट करना, अपने पीठ पर ढोकर ले जाना। तो दूसरी फॉर्म हम पढ़ेंगे क्या? क्यूटेनियस फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? क्यूटेनियस फॉर्म या क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। क्यूटेनियस फॉर्म या क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। ये जनरली ये किससे रिलेटेड है भाई? ये त्वचा से रिलेटेड है। क्यूटेनियस फॉर्म मेनली दिक्कत किस में आ रही है? स्किन में। इसको मानव में क्या कहते हैं हम? इसको मानव में बोलते हैं हाइड पोर्टर्स डिजीज। क्या बोलते हैं? हाइड पोर्टर्स डिजीज। हाइड का मतलब चमड़ी, पोर्टर का मतलब ट्रांसपोर्ट करना, अपनी पीठ पर लाद कर ले जाना। ठीक है, तो ये बीमारी जानवरों से और ह्यूमन में फैल रही है, इसलिए ये एक जूनोटिक बीमारी है। दो फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, एक तो श्वसन तंत्र में इंफेक्शन हो तो पल्मोनरी फॉर्म, जिसको बोलते हैं वूल सॉर्टर्स डिजीज, जो ऊन के उद्योग में जो लोग काम करते हैं, और एक हमने बात की क्यूटेनियस फॉर्म, जो स्किन में मेनली प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना? पिछली क्लास की पीडीएफ, हाँ बेटा पिछली क्लास की पीडीएफ अपलोड कर देंगे। जिंदे एनिमल में कैसे पता चलेगा कि एंथ्रेक्स डिजीज है? जिंदे एनिमल में बेटा बेसिक सिम्टम आते हैं, बुखार आएगा, ठीक है ना, मेनली तो कोई स्पेसिफिक सिम्टम ऐसा आता नहीं है। ठीक है, तो डेथ ही होती है एनिमल की। हाँ आप देखिए, तो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड पोर्टर्स डिजीज। नेक्स्ट, तीसरी फॉर्म है, एक ऐसा हो सकता है कि एंथ्रेक्स से मृत जानवर का कोई मांस खा जाए व्यक्ति। क्या खा जाए? मांस। तो उसके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फॉर्म देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। ये किसमें देखने को मिलेगी? एंथ्रेक्स से मृत जानवर का मांस खाने से। ठीक है, ये तो बात हो गई। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एंथ्रेक्स को हम एक तो स्प्लेनिक फीवर बोलते हैं, क्योंकि स्प्लेन का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है, तिल्ली बुखार बोलते हैं। दूसरा, मानव के अंदर बोलते हैं इसको वूल सॉर्टर्स डिजीज, क्योंकि ऊन के उद्योग में जो लोग काम कर रहे हैं उनके श्वसन तंत्र में इंफेक्शन हो रहा है। त्वचा पर जो लाद कर लेकर जा रहे हैं उस फॉर्म को हमने बोल दिया हाइड पोर्टर्स डिजीज। तो हाइड पोर्टर्स डिजीज, वूल सॉर्टर्स डिजीज, ये एंथ्रेक्स के नाम हैं। किसमें? मानव के अंदर। और जहां भी लोग मृत जानवर का मांस खा गए, एंथ्रेक्स से मृत जानवर का मांस खा गए, तो वहां कौन सी फॉर्म होगी? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यानी कि पाचन तंत्र में गड़बड़ी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स हो ही नहीं, इसके लिए एंथ्रेक्स की वैक्सीन कौन कौन सी है? एंथ्रेक्स की वैक्सीन, एंथ्रेक्स की वैक्सीन, एंथ्रेक्स की वैक्सीन कौन कौन सी हैं? ठीक है,
तो पाश्चर वैक्सीन काम में लेते हैं, स्पोर वैक्सीन काम में लेते हैं, स्टर्ने वैक्सीन काम में लेते हैं। स्पोर वैक्सीन, पाश्चर वैक्सीन, स्टर्ने वैक्सीन, ये वैक्सीन के नाम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो हम सभी बीमारियों का एक साथ डिस्कस करेंगे। अब एक बार एंथ्रेक्स को दोबारा से रिकैप करेंगे भाई, क्या क्या पॉइंट है इसमें। सबसे पहले तो एंथ्रेक्स होती किससे है? बेसिलस एंथ्रेसिस से। ये कैसा जीवाणु है? ये एक वायवीय जीवाणु है, यानी कि एरोबिक है, ऑक्सीजन मिलते ही स्पोर बनाएगा, इसलिए एंथ्रेक्स से मृत जानवर का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खोलेंगे तो स्पोरुलेशन शुरू हो जाएगा और जो व्यक्ति पोस्टमार्टम कर रहा है उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए एंथ्रेक्स से मृत जानवर का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। चूंकि ये एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, कैसा है? ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? पेनिसिलिन। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कि मृत्यु के बाद क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो एक तो राइगर मोर्टिस नहीं होगा, शरीर अकड़ेगा नहीं। एक स्प्लिन का आकार सामान्य से ज्यादा होता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिनोमेगेली, और बुखार आता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्लेनिक फीवर या तिल्ली बुखार। किसको बोलते हैं? एंथ्रेक्स को बोलते हैं। ठीक है भाई, और फिर हमने बात की कि जितनी भी प्राकृतिक छिद्र हैं उनसे काले रंग का रक्त बाहर आता रहता है। ये एंथ्रेक्स का सीधे क्लियर कट समझ में आता है कि एंथ्रेक्स से डेथ हुई है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। और फिर हमने बात की कि ये जो बीमारी है ये एक जोनोटिक बीमारी है, यानी कि जानवरों से मानव में फैल सकती है। तो 3 फॉर्म हम देख रहे हैं, एक तो श्वसन तंत्र से रिलेटेड है, एक पाचन तंत्र से रिलेटेड है, और एक त्वचा से रिलेटेड है, अध्यावरणीय तंत्र से। ठीक है, तो पल्मोनरी फॉर्म को हम बोलते हैं वुल सॉर्टर्स डिजीज, क्यूटेनियस फॉर्म को हम बोलते हैं क्या? हाइड पोर्टर्स डिजीज, और एक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फॉर्म। ठीक है, जो भी व्यक्ति एंथ्रेक्स से मृत जानवर का मांस खा जाते हैं उनमें। एंथ्रेक्स हो ही नहीं, इसके लिए स्पोर वैक्सीन, पाश्चर वैक्सीन, स्टर्ने वैक्सीन जनरली काम में ली जाती है। तो आप स्पोर वैक्सीन याद रखेंगे, ये एंथ्रेक्स के लिए काम में ली जाती है भाई। ठीक है, एंथ्रेक्स एक जोनोटिक बीमारी है, एंथ्रेक्स वायवीय जीवाणु से होती है, पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। एंथ्रेक्स का जीवाणु बेसिलस एंथ्रेसिस एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पेनिसिलिन है। ठीक है भाई, ये तो बात हो गई एंथ्रेक्स से रिलेटेड। क्या क्या इसके उपनाम है वो हमने डिस्कस किए। एंथ्रेक्स को हम क्या बोलते हैं? स्प्लेनिक फीवर या तिल्ली बुखार बोलते हैं। मानव के अंदर क्या बोलते हैं? वुल सॉर्टर्स डिजीज और हाइड पोर्टर्स डिजीज बोलते हैं। किसको? एंथ्रेक्स को। ठीक है, दूसरी डिजीज हम डिस्कस करेंगे अब। दूसरी बीमारी है, तो ये तो एंथ्रेक्स की कहानी हो गई। अब दूसरी बीमारी हम डिस्कस करेंगे, लंगड़ा बुखार, ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर शॉर्ट में क्या लिखते हैं? BQ, हिंदी में बोलते हैं लंगड़ा बुखार। क्या बोलते हैं भाई? लंगड़ा बुखार। ब्लैक क्वार्टर को ही हम बोलते हैं क्वार्टर इल, क्वार्टर इल। इसी को हम बोलते हैं ब्लैक लैग। क्या बोलते हैं? ब्लैक लैग। और इसी को हम बोलते हैं सिम्टोमेटिक एंथ्रेक्स। क्या बोलते हैं? सिम्टोमेटिक एंथ्रेक्स। सिम्टोमेटिक एंथ्रेक्स यानी लक्षणों में कुछ कुछ एंथ्रेक्स से मिलती जुलती। ठीक है भाई, तो ये तो कहानी हो गई। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई? अभी हम डिस्कस करने वाले हैं किसको? ब्लैक क्वार्टर को। तो हम ये कह रहे हैं कि ब्लैक क्वार्टर शॉर्ट में लिख दिया BQ, इसी को हम बोलते हैं लंगड़ा बुखार या क्वार्टरिल या ब्लैक लैग या सिम्टोमेटिक एंथ्रेक्स। सिम्टोमेटिक एंथ्रेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके सिम्टम एंथ्रेक्स से मिलते जुलते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए होता क्या है कि जो ब्लैक क्वार्टर है ये बीमारी होती किससे है? ये बीमारी होती है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई से। किससे होती है? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई से। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जो है ये एक कैसा जीवाणु है? ग्राम पॉजिटिव। चूंकि ये ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, इसलिए इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस तो क्या हो जाएगी?
OC, उपचार तो क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन। क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन। ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन हो गई, क्योंकि कैसा जीवाणु है, ग्राम पॉजिटिव। और एक चीज और है, जितने भी हम क्लोस्ट्रीडियम पढ़ेंगे, जितने भी हम क्लोस्ट्रीडियम पढ़ेंगे, ये क्लोस्ट्रीडियम कैसे जीवाणु हैं, अवायवीय। कैसे हैं, अवायवीय, यानी कि एनारोबिक हैं। ये अपनी संख्या में ग्रोथ तभी करेंगे जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ठीक है ना, अवायवीय जीवाणु है। ठीक है, अब हमें समझना है कि ब्लैक क्वार्टर में होता क्या है, और ये जो बीमारी है ब्लैक क्वार्टर, ये जनरली कब देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो बीमारी है ब्लैक क्वार्टर, ये सिम्टम अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे, बेसिक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्लैक क्वार्टर जो बीमारी है, ये बीमारी मुख्यतः देखने को मिलती है मानसून सीजन में, यानी कि रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में। इसलिए इस बीमारी का टीकाकरण हम कब करेंगे, वर्षा ऋतु से पहले, यानी कि मई के आसपास हम करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। मुख्यतः कब होती है बीमारी, मुख्यतः होती है मानसून सीजन में, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में होती है। इसलिए टीकाकरण कब करेंगे, वैक्सीनेशन मानसून से पहले करेंगे, यानी कि मेनली कब करेंगे, मई में। ठीक है, मई जून कह सकते हैं, लेकिन मई की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बीमारी मेनली कब होती है, मानसून सीजन में होती है, इसलिए वैक्सीनेशन मानसून से पहले करना है हमें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लक्षणों की, कि भाई लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसके, ब्लैक क्वार्टर के क्या क्या लक्षण है। तो पहले तो हम एक डायग्राम बनाएंगे हल्का सा, उससे समझने की कोशिश करेंगे चीजों को। ठीक है, देखो आप, जैसे ये माना क्या है, गर्दन है जानवर की। ठीक है, और मैं इस तरीके से जानवर बना रहा हूं, इसमें आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हाँ, कि सब ऐसा कैसा जानवर होता है, ऐसा ऐसा ही होता है। ठीक है ना, हाँ, ये माना जानवर है। ठीक है, ये इसकी गर्दन है। अब समझना कि ब्लैक क्वार्टर में होता क्या है। ठीक है, ये हमें समझना है। तो देखिए आप, एक तो जो गर्दन की मांसपेशी है, ये गर्दन की मांसपेशी। ठीक है, एक कंधे की मांसपेशी, ये कंधे की मांसपेशी, और एक हिप रीजन की मांसपेशी, ये। इन मांसपेशियों में क्या हो जाता है, सूजन शुरू हो जाती है। ये देखो, पहला पॉइंट क्या हो गया, ये हो गई गर्दन की मांसपेशी, ये हो गई कंधे की मांसपेशी, और ये हो गई हिप की मांसपेशी। ठीक है, इन मांसपेशियों में क्या शुरू हो जाती है, सूजन शुरू हो जाती है, यानी कि क्लोस्ट्रीडियम जो है वो यहां आकर जमा हो जाता है। सबसे पहले क्या काम करेगा, सबसे पहले इंतजार करेगा ऑक्सीजन को खत्म करने का। जैसे ही एनारोबिक सिचुएशन क्रिएट करेगा ये, जैसे ही एनारोबिक सिचुएशन क्रिएट होगी, वैसे ही तेजी के साथ अपनी संख्या में क्या करेगा, वृद्धि। तो जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो कोशिकाओं की तो क्या हो जाएगी, डेथ, कोशिकाओं की मृत्यु हो गई। तो गर्दन, कंधे और हिप की मांसपेशी जो हैं, उनमें सूजन आ जाती है, और धीरे धीरे वो मांसपेशियां क्या होने लगती हैं, मृत होने लगती हैं। और फिर ये जो जीवाणु है, ये क्या करेगा, उनके अंदर गैस गैंग्रीन करा देगा। गैस गैंग्रीन हो जाएगी तो ये मांसपेशियां सड़ जाएंगी पूरी तरह। अब अगर ये मांसपेशियां सड़ चुकी हैं, तो अब अगर हम यहां चीरा लगाएंगे, जैसे माना यहां चीरा लगाया या यहां चीरा लगाया, तो अंदर क्या है, मांसपेशियां सड़ चुकी हैं और उसमें गैस बबल बने हुए हैं। तो जैसे ही हम चीरा लगाएंगे, झागदार काला रक्त बाहर आएगा, फ्रोदी ब्लैक कलर का ब्लड बाहर आएगा। और अगर आप इस संक्रमित एरिया की मांसपेशियों को छूकर पालपेट करने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो क्रिपिटेंट साउंड सुनाई देगी, यानी कि चरचराहट की आवाज आपको सुनाई देगी। वो किसकी वजह से आ रही है, क्योंकि इसमें अंदर गैस भरी हुई है और ये पूरा सड़ चुका है। अब आप देखो, ये यहां से आगे के पैर कंट्रोल हो रहे हैं और यहां से पीछे के पैर कंट्रोल हो रहे हैं। तो आगे के पैरों से और पीछे के पैरों से जानवर क्या चलेगा, लंगड़ा कर चलेगा। और बुखार तो आता ही है, तेज बुखार आता है, इसलिए बीमारी को हम बोलते हैं लंगड़ा बुखार। अब जानवर लंगड़ा कर चल रहा है, या तो चारों पैरों में लंगड़ापन देखने को मिलेगा,
नहीं तो कम से कम एक पैर में तो स्पष्ट लंगड़ापन देखने को मिलेगा और तेज बुखार आएगा, इसलिए बोलते हैं क्या, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ा बुखार। ठीक है भाई, तो अब क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए उनको हम नोट कर लेते हैं। तो देखो आप क्या क्या लक्षण आए। पहला लक्षण तो ये था कि भाई गर्दन की मांसपेशी, शोल्डर की मांसपेशी और हिप की मांसपेशी, गर्दन, कंधे और हिप की मांसपेशियों में, मसल्स में, मांसपेशियों में क्या आ गई, सूजन आ गई। ठीक है, अब ये जो मांसपेशियां हैं, ये मांसपेशियां धीरे धीरे क्या होने लगेंगी, मृत होने लगेंगी। ठीक है, तो संक्रमित मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, मृत हो जाएंगी। मृत हो जाएंगी, उसके पश्चात ये जीवाणु क्या करेगा, गैस गैंग्रीन करेगा। क्या करेगा, गैस गैंग्रीन, यानी कि ये सड़ जाएंगी। गैस गैंग्रीन हो गई, यानी कि अब ये मांसपेशी पूरी तरह क्या हो चुकी हैं, सड़ चुकी हैं, सड़ चुकी हैं। अब जब हम इन मांसपेशियों के ऊपर जो त्वचा है उसमें चीरा लगाएंगे तो गैस गैंग्रीन की वजह से झागदार काला ब्लड बाहर आएगा। तो अगर इन मांसपेशियों के ऊपर चीरा लगाया जाए, चीरा लगाया जाए तो कैसा ब्लड बाहर आएगा, झागदार काला रक्त। ये झागदार काला रक्त क्यों बाहर आ रहा है, क्योंकि क्या हुई है, गैस गैंग्रीन हुई है। गैस गैंग्रीन की वजह से, गैस गैंग्रीन की वजह से, क्योंकि मांसपेशियां सड़ चुकी हैं। ठीक है, अगर संक्रमित मांसपेशियों को आप पाल्पेट करने की कोशिश करेंगे तो क्रिपिटेंट साउंड सुनाई देगी। पाल्पेशन पर, यानी कि छूकर महसूस करने पर कैसी आवाज आएगी, क्रिपिटेंट साउंड, यानी कि कागज के चरचराने की आवाज सुनाई देगी, चरचराहट। ये किसकी वजह से आई है, ये भी गैस बबल की वजह से आई है। ठीक है, अब आप देखिए कि आगे के पैर की मांसपेशी और पीछे के पैर की मांसपेशियों में जब दिक्कत आई है तो क्या होगा, जानवर लंगड़ा कर चलेगा, जानवर लंगड़ा कर चलेगा और बीमारी के अंदर तेज बुखार आता है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर हमने बोल दिया क्या, लंगड़ा बुखार। क्या बोल दिया, लंगड़ा बुखार। क्या बोल दिया भाई, लंगड़ा बुखार बोल दिया। बीमारी मेनली कब होती है, मानसून सीजन में होती है, इसलिए वैक्सीनेशन कब करेंगे, मानसून से पहले। दोबारा देख लेंगे एक बार। ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर जो है इसी को हम बोल रहे हैं बीक्यू, इसी को बोलते हैं लंगड़ा बुखार या क्वार्टर इल या ब्लैक लेग या सिम्टोमेटिक एंथ्रेक्स। यानी कि कुछ कुछ सिम्टम किस तरीके के, एंथ्रेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, बीमारी होती किससे है, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई से होती है। ये जीवाणु कैसा है, ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव है इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पेनिसिलिन है। चूंकि ये जीवाणु अवायवीय है, एनारोबिक है, तो सबसे पहले तो क्या काम करेगा, ऑक्सीजन को खत्म करने का काम करेगा, किसमें, मांसपेशियों में। अब ये पूछ लिया जाए कि बीमारी मेनली कब होती है, तो मानसून सीजन में होती है, इसलिए वैक्सीनेशन मानसून से पहले करते हैं हम। ठीक है, अब देखो आप, होता क्या है कि गर्दन की मांसपेशियों में, कंधे की मांसपेशियों में और हिप की मांसपेशियों में ये जाकर जमा हो जाएगा। ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी तो मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, कोशिकाएं उनकी मृत हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, गैस गैंग्रीन करेगा तो मांसपेशियां सड़ जाएंगी। अगर आप चीरा लगाएंगे तो फ्रोदी ब्लड बाहर आएगा, झागदार काला रक्त बाहर आएगा, और छूकर महसूस करेंगे तो क्रिपिटेंट साउंड सुनाई देगी, क्योंकि अंदर क्या है, गैस बबल्स हैं। अब आगे के पैर और पीछे के पैर की मांसपेशियों में दिक्कत हुई है तो जानवर लंगड़ा कर चलेगा और तेज बुखार आता है, इसलिए बोलते हैं लंगड़ा बुखार या क्वार्टरल या सिम्टोमेटिक एंथ्रेक्स। ठीक है, अब देखो आप, एंथ्रेक्स में भी काले रंग का रक्त बाहर आता है नेचुरल ऑरिफिस से, प्राकृतिक छिद्रों से, लेकिन यहां कैसा आता है, यहां झागदार काला ब्लड बाहर आता है। ये झागदार किसकी वजह से आ रहा है, गैस गैंग्रीन की वजह से। ठीक है, बीमारी मेनली होती है मानसून सीजन में, इसलिए वैक्सीनेशन कब करेंगे, मानसून से पहले करेंगे। ठीक है भाई, ये बात हो गई किसकी, लंगड़ा बुखार की।
और ये जो जीवाणु है ये ग्राम पॉजिटिव है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी, पेनिसिलिन हो जाएगी। एंथ्रेक्स का जीवाणु आईवीए था, ऑक्सीजन मिलते ही स्पोर बनाता है, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एवाईवीए एनारोबिक हैं। ये इनको काम करने के लिए, इनको अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए पहले ऑक्सीजन को खत्म करना पड़ता है, तभी ये अपनी संख्या में वृद्धि कर पाते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए, यानी कि 2 बीमारियां हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमने एक तो एंथ्रेक्स को डिस्कस किया और एक हमने बात की किसकी भाई, लंगड़ा बुखार की, यानी कि ब्लैक क्वार्टर की। तीसरी बीमारी हम पढ़ेंगे, बीमारी का नाम है गलघोंटू एचएस, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया शॉर्ट में क्या लिख देंगे, एचएस। इसी को हम बोलते हैं गलघोंटू, गांव में इसी को घुर्रका वगैरह जो भी बोलते हैं, गलघोंटू, गला घुट गया है मतलब गलघोंटू बोलते हैं। ये जो हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया है इसी को हम और क्या बोलते हैं, नाविक बुखार, शिपिंग फीवर। इसी को हम बोलते हैं नाविक बुखार, इसी को बोलते हैं नाविक बुखार या शिपिंग फीवर। अच्छा, नाविक बुखार या शिपिंग फीवर क्यों बोलते हैं ये समझ लीजिए। इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर जैसे माना जानवर को आप लंबी दूरी तक ट्रेवल करा रहे हो, जैसे यहां से जानवर को आप लेकर गए माना करीबन 1500 किलोमीटर दूर या 1000 किलोमीटर दूर, तो 2-3 दिन जो भी टाइम लगा, उसमें क्या हो रहा है भाई, जब भी आप लंबी दूरी तक ट्रेवल करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाता है, उसमें डाउन हो जाता है। तो जानवर का इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाता है, डाउन। लंबी दूरी तक ट्रेवल करने में जानवर को जो सबसे ज्यादा बीमारी का खतरा रहता है वो है एचएस, गलघोंटू। इसलिए शिपिंग फीवर कहा जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट के समय इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है वो है गलघोंटू। क्या है भाई, गलघोंटू। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाविक बुखार, यानी कि ज्यादा लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करने में यह बीमारी कॉमनली या ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इसको नाविक बुखार बोलते हैं। इसी को बोलते हैं स्टॉक यार्डिस डिजीज। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक यार्डिस डिजीज। ये हम आगे लिख लेंगे। अब समझ लीजिए कि हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया जो है ये होती किससे है। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया होती है पास्चुरेला मल्टोसिडा से, पास्चुरेला मल्टोसिडा से। चूंकि पास्चुरेला मल्टोसिडा एक बाइपोलर जीवाणु है, बाइपोलर जीवाणु है, इस तरीके की शेप होती है इसकी, बाइपोलर, ठीक है ना। चूंकि यह एक बाइपोलर जीवाणु है इसलिए इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है, ड्रग ऑफ चॉइस सल्फा ड्रग और ट्राइमेथोप्रेम का कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं। सल्फा ड्रग प्लस ट्राइमेथोप्रेम, सल्फा ड्रग एवं ट्राइमेथोप्रेम का कॉम्बिनेशन काम में लिया जाता है, किसमें, पास्चुरेलोसिस के ट्रीटमेंट में। अब आप देखो, क्योंकि बीमारी किससे हो रही है, पास्चुरेला से, इसलिए इस बीमारी को हम और क्या बोल सकते हैं, पास्चुरेलोसिस। और क्या बोल सकते हैं इसी बीमारी को हम, इसी बीमारी को हम बोल सकते हैं पास्चुरेलोसिस। क्या बोल सकते हैं बीमारी को, पास्चुरेलोसिस। और क्या बोलते हैं, स्टॉक यार्डिस डिजीज। इसी को हम बोलते हैं स्टॉक यार्डिस डिजीज। क्या बोलते हैं, स्टॉक यार्डिस डिजीज। अब आप देखो, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, एचएस, इसी को बोलते हैं गलघोंटू, नाविक बुखार या शिपिंग फीवर, यानी कि लंबी दूरी तक अगर जानवर को ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हैं तो इसका खतरा रहता है। चूंकि ये बीमारी होती है पास्चुरेला मल्टोसिडा से, इसलिए इस बीमारी को हम पास्चुरेलोसिस भी कह देते हैं। ये जीवाणु एक बाइपोलर जीवाणु है और बाइपोलर के लिए हम ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ते हैं क्या, सल्फा ड्रग और ट्राइमेथोप्रेम का कॉम्बिनेशन, ठीक है।
और इसी बीमारी को क्या कहा जाता है? स्टॉक यार्डिस डिजीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? स्टॉक यार्डिस डिजीज। यानी कि जब हम जानवर को लंबी दूरी तक लेकर जा रहे हैं तो जो स्टॉक यार्ड है वहां जो बीमारी मेनली देखने को मिलती है वो उसका नाम दे दिया हमने स्टॉक यार्डिस डिजीज यानी कि गलघोंटू। ठीक है, अब यहां बात आती है कि लक्षण क्या है भाई, सिम्टम क्या है वो हमें समझना है। लक्षण किसके? पास्चुरेलोसिस के या एचएस के। तो देखिए आप, हम बात कर रहे हैं किसकी? गलघोंटू के लक्षण की। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो ये है कि भाई नाम से ही पता चल रहा है गलघोंटू, गले के नीचे एकदम हॉट सूजन आएगी, कठोर होगी, गांठ टाइप में होगी और दर्द महसूस होगा जब हम उसको छूकर महसूस करेंगे। तो यानी कि गले के नीचे गर्म, हार्ड यानी कि कठोर और पेनफुल यानी कि पीड़ादायक ये सूजन आती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। गले के नीचे गर्म, कठोर और पीड़ादायक सूजन देखने को मिलती है। यानी कि जब छूकर महसूस करेंगे तो जानवर को दर्द महसूस होगा। ठीक है, और क्या होता है भाई? दूसरा पॉइंट, तेज बुखार आता है। तो ऐसा तो ज्यादातर बीमारियों में होता ही है, तेज बुखार आता है। ठीक है, सांस लेने में जानवर को क्या होगी? तकलीफ, क्योंकि गले के नीचे दिक्कत हुई है तो सांस में प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना? और ये जो बीमारी है ये परएक्यूट डिजीज हमने डिस्कस की थी, एक परएक्यूट बीमारी है। यानी कि या तो 24 घंटे के भीतर भीतर जानवर का ट्रीटमेंट अच्छे से पॉसिबल हो जाएगा, जानवर की रिकवरी शुरू हो जाएगी, या जानवर की क्या हो जाएगी? डेथ। तो कैसी बीमारी है? परएक्यूट बीमारी है, परएक्यूट बीमारी है जिसका संक्रमण काल कितना होता है? संक्रमण अवधि ये हम पढ़ते हैं तो 24 से 48 घंटे होती है। यानी कि या तो 2 दिन के भीतर भीतर जानवर जो है वो डेथ होने की सिचुएशन हो जाएगी या फिर रिकवरी शुरू हो जाएगी। तो ये परएक्यूट डिजीज है। पूछा जाए कि भाई गलघोंटू जो बीमारी है वो मेनली किस में देखने को मिलती है? तो गलघोंटू बीमारी मेनली किसकी है? भैंसों की बीमारी है। यानी कि ज्यादा गलघोंटू के केस किस में आते हैं? बफेलो में। तो मुख्यतः बीमारी किसकी है? बफेलो की। मुख्यतः भैंस में देखने को मिलती है। पूछा जाए कब देखने को मिलती है? तो मानसून सीजन में देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? मानसून सीजन में। तो पूछा जाए टीकाकरण कब करेंगे? तो टीका कब लगाएंगे भाई? मानसून से पहले यानी कि मई जून में लगाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेनली एचएस जो है वो मेनली किसकी बीमारी है? भैंस की। यानी कि अगर हम गाय और बफेलो में कंपैरिजन करें तो ज्यादा केस किस में देखने को मिलते हैं? बफेलो में। और मानसून सीजन में होती है तो इसलिए वैक्सीनेशन मानसून से पहले करना है। ठीक है, दोबारा से देख लेंगे। गलघोंटू, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, एचएस, इसी को बोल रहे हैं गलघोंटू या घुर्र का रोग या जो भी है। ठीक है, नाविक बुखार बोलते हैं यानी कि शिपिंग फीवर। क्यों बोल रहे हैं? लंबी दूरी तक अगर शिपिंग करके ले जाएंगे यानी कि ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और स्टॉक यार्ड के अंदर यानी कि जानवर को जहां रखा गया है वहां ये बीमारी फैलने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। जैसे आप 5-7 दिन से अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो जब आप घर पर जाकर आराम करेंगे तो ऐसा लगता है कि आपको बुखार आ रहा हो। ठीक है ना? तो वो सेम सिचुएशन है गलघोंटू की। होती किससे है? पास्चुरेला मल्टुसिडा से। ये बहुत पूछा जाता है भाई कि गलघोंटू बीमारी का कारक कौन है? पास्चुरेला मल्टुसिडा। बाइपोलर जीवाणु है, ड्रग ऑफ चॉइस है सल्फा ड्रग, सल्फा डायाजीन, सल्फा मैराजीन जो भी है, सल्फा ड्रग प्लस ट्राइमेथोप्रेम का कॉम्बिनेशन। क्योंकि पास्चुरेला से हो रही है इसलिए इस बीमारी को पास्चुरेलोसिस भी कहा जाता है। लक्षणों की बात करें तो गले के नीचे एकदम गर्म सूजन आएगी, कठोर होगी और दर्द महसूस होगा उसमें, तेज बुखार आएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। परएक्यूट डिजीज है यानी कि 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर या तो रिकवरी शुरू होगी या जानवर की डेथ हो जाएगी। परएक्यूट डिजीज है, मानसून सीजन में मेनली बीमारी होती है इसलिए वैक्सीनेशन कब करेंगे? मानसून से पहले।
तो ये बात हो गई भाई किसकी, एचएस की, यानी कि गलघोंटू की। और पूछा जाए कि ये बीमारी मेनली किस में देखने को मिलती है, बफेलो में देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसको भाई, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टिटनस को। तो ये यहां तक हमारी बात खत्म हो गई किसकी, एचएस की। ठीक है। अब देखो, अब हमारा चौथा पॉइंट आता है टिटनस। टिटनस, टिटनस को हम और क्या बोलते हैं, लॉक्ड जा, यानी कि जबड़ा जो हो जाता है वो लॉक हो जाता है। वैसे तो कई बार अगर घर में परिवार में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तब भी आपने देखा होगा कि घर का कोई मेंबर जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, उस व्यक्ति से जो गुजर गया, तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसका जबड़ा लॉक हो जाता है। लेकिन वो टिटनस नहीं है। वो किसकी वजह से, शॉक की वजह से, व्यक्ति आघात में चला गया, उसकी वजह से हुआ है वो। टिटनस को हम क्या बोलते हैं, लॉक्ड जा बोलते हैं, यानी कि जबड़ा क्या हो जाता है, जबड़े की जो मसल्स होती हैं उनमें जकड़न आ जाती है। तो मैंडिबल और मैक्सिला इस स्थिति में आ जाती हैं, लॉक हो जाती हैं। ठीक है। टिटनस होती किससे है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई से। किससे होती है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई से होती है। चूंकि क्लोस्ट्रीडियम कैसा जीवाणु है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस तो क्या हो जाएगी, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगी पेनिसिलिन। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। क्या हो जाएगी, पेनिसिलिन हो जाएगी। तो पूछ लिया जाए कि भाई टिटनस होती किससे है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई से होती है। कैसा जीवाणु है, क्लोस्ट्रीडियम सारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पेनिसिलिन। क्या है भाई, पेनिसिलिन। ठीक है। पूछा जाता है कि टिटनस मेनली किस जानवर की बीमारी है, तो टिटनस मुख्यतः किसकी बीमारी है, घोड़े की। मुख्यतः घोड़े की बीमारी है टिटनस। तो इसलिए मेनली जो हम सिम्टम पढ़ेंगे वो भी किस में पढ़ेंगे, घोड़े में ही पढ़ेंगे। ठीक है। और एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया है कि टिटनस एक कैसी बीमारी है, स्पोरेडिक बीमारी है। कैसी डिजीज है ये, स्पोरेडिक डिजीज है। स्पोरेडिक का मतलब यह है कि एक झुंड में अगर माना 100 घोड़े हैं, तो एक या दो घोड़े में ही देखने को मिलेगी। और किस में देखने को मिलेगी मेनली, भाई टिटनस फैलती किसकी वजह से है, कहीं भी कट लग जाए, चीरा लग जाए, घाव हो जाए, उसकी वजह से फैलती। तो इसलिए स्पोरेडिक डिजीज है, यानी कि छितरी हुई अवस्था में देखने को मिलती है, एक झुंड के एकाध किसी जानवर में देखने को मिलेगी। ठीक है भाई। तो हम ये कह सकते हैं कि टिटनस होती किससे है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई से। क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, क्लोस्ट्रीडियम सारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी, पेनिसिलिन। टिटनस को ही बोलते हैं लोकड़जा, क्योंकि जबड़े की मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है। बीमारी मेनली किसकी है, घोड़े की। और कैसी बीमारी है, स्पोरेडिक डिजीज है, ये हमने पढ़ा है। कैसी बीमारी है, स्पोरेडिक डिजीज, यानी कि छितरी हुई अवस्था में देखने को मिलती है। अब यहां बात आती है कि भाई घोड़े में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो अब आप देखेंगे घोड़े के अंदर लक्षण क्या है, घोड़े में सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं, किसके, टिटनस के। सबसे पहले तो क्या होगा, शरीर जो है वो पूरा अकड़ जाएगा। चारों पैर जो हैं वो लॉक की स्थिति में हो जाएंगे, यानी कि चारों पैर जो हैं इस तरीके से लॉक रहेंगे। ठीक है। और कान कैसे रहेंगे, बिल्कुल खड़े। तो ऐसा लगेगा कि घोड़ा जो है वो बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ है, लकड़ी जैसा घोड़ा है। वुडन हॉर्स की कंडीशन देखने को मिलती है। तो क्या हो रहा है, चारों पैर जो हैं वो स्थिर हैं, चारों पैर स्थिर हैं, और कान कैसे हैं, खड़े हैं, कान खड़े हैं। तो इस स्थिति में घोड़ा कैसे दिखाई देता है, वुडन हॉर्स की तरह, यानी कि काठ के घोड़े जैसी स्थिति हो गई बिल्कुल। ठीक है। थर्ड आईलिड जो होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये जो है ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, ये इसका क्या हो जाता है, प्रोलेप्स, यानी कि ये बाहर आ जाती है। तो घोड़े में थर्ड आईलिड जो होती है या निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, वो प्रोलेप्स हो जाती है, टिपिकल सिम्टम है ये। दूसरा, थर्ड आईलिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, थर्ड आईलिड का क्या हो जाता है, प्रोलेप्स हो जाता है। प्रोलेप्स का मतलब तो समझते ही आप,
यानी कि अंग का कैविटी से बाहर आ जाना, ठीक है। तो थर्ड आईलिड जो है उसका प्रोलैप्स हो जाएगा, और थर्ड आईलिड को हम क्या बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है उसका क्या हो जाता है, प्रोलैप्स हो जाएगा। यानी कि ऐसा लगेगा जैसे आंख से जीभ बाहर आ गई हो, इतनी बाहर आ जाती है, ठीक है ना। तो थर्ड आईलिड जो है उसका प्रोलैप्स हो जाता है, ठीक। जबड़े के अंदर जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उनमें क्या आ जाती है, जकड़न आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉकजा। जबड़े की मसल्स जो हैं उनमें क्या आ गई, जकड़न। तो इसको हमने क्या बोल दिया, लॉक्ड जा कंडीशन बोल दिया। क्या बोल दिया, लॉक्ड जा कंडीशन। और क्या क्या स्थिति देखने को मिलेगी भाई, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मसल्स हैं उनमें पैरालिसिस हो जाती है। जैसे ही पैरालिसिस होगी तो जानवर सांस ही नहीं ले पाएगा, और दम घुटने की वजह से, एस्फिक्सिया की वजह से क्या हो जाएगी, डेथ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मसल्स हैं उनमें क्या होगी, पैरालिसिस। पैरालिसिस हो जाएगी यानी कि लकवा हो जाएगा। लकवा हो जाएगा तो एस्फिक्सिया यानी कि दम घुटना। एस्फिक्सिया की वजह से क्या हो जाएगी, डेथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम की मांसपेशियों में पैरालिसिस होगी तो जानवर सांस नहीं ले पाएगा, दम घुटने की वजह से, एस्फिक्सिया की वजह से क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। एग्जाम में पूछा जाता है कि टिटनस का जो बैक्टीरिया है वो मेनली कितने प्रकार के टॉक्सिन सिक्रेट करता है, ठीक है। तो टिटनस का जो बैक्टीरिया है मेनली 3 टाइप के टॉक्सिन सिक्रेट करता है। कौन कौन से टॉक्सिन है वो देखिए, एक तो है टिटेनोलाइसिन, एक है टिटेनोस्पाज्मिन, और एक है फिब्रिनोलाइसिन। अब क्या क्या इनके फंक्शन है वो समझना आप। ये फिब्रिनोलाइसिन जो है ये क्या काम करेगा, ये हमने ब्लड क्लोटिंग में पढ़ा है। फिब्रिन जो है वो ब्लड क्लोट बनाता है, और फिब्रिनोलाइसिन यानी कि फिब्रिन क्लोट को तोड़ने का अगर कोई काम करेगा तो उसको बोल दिया फिब्रिनोलाइसिन। इसका मतलब टिटनस से मृत जानवर में क्लोटिंग नहीं होगी ब्लड की। फिब्रिनोलाइसिन क्या करेगा, ये फिब्रिन को लाइसिस करेगा। फिब्रिन की क्या करेगा, लाइसिस। लाइसिस करेगा तो मृत्यु के पश्चात ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टिटनस में मृत्यु के पश्चात ब्लड क्लोटिंग क्यों नहीं हो पाती है, फिब्रिनोलाइसिन की वजह से नहीं हो पाती है, क्योंकि फिब्रिन जिम्मेदार होता है किसके लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए। और फिब्रिनोलाइसिन जो टॉक्सिन स्रावित हो रहा है ये फिब्रिन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी मृत्यु के बाद, ठीक है। टिटेनोस्पाज्मिन, नाम से पता चल रहा है, इस टिटेनोस्पाज्मिन की वजह से क्या आएगा, स्पाज्म आएगा। स्पाज्म का मतलब होता है ऐंठन या जकड़न। स्पाज्म का क्या मतलब है, ऐंठन या जकड़न। तो ये जिम्मेदार होगा किसके लिए, ये जिम्मेदार होगा लक्षणों के लिए, और यही जिम्मेदार होगा किसके लिए, मृत्यु के लिए। तो पूछ लिया जाए मृत्यु के लिए कौन सा, मृत्यु के लिए कौन सा टॉक्सिन जिम्मेदार है, तो टिटेनोस्पाज्मिन जिम्मेदार है, क्योंकि स्पाज्म इसी की वजह से आता है, ऐंठन या जकड़न इसी की वजह से आती है, पैरालिसिस इसी की वजह से आती है। और पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा टॉक्सिन है जिसकी वजह से मृत्यु के पश्चात ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है या ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता है, वो है फिब्रिनोलाइसिन। कौन है भाई, फिब्रिनोलाइसिन। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 3 टाइप के टॉक्सिन स्रावित कर रहा है, टिटेनोलाइसिन, टिटेनोस्पाज्मिन और फिब्रिनोलाइसिन। फिब्रिनोलाइसिन ये फिब्रिन की क्या करेगा, लाइसिस करेगा, तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी मृत्यु के बाद। और टिटेनोस्पाज्मिन ये स्पाज्म करेगा यानी कि ऐंठन या जकड़न,
तो ये मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है भाई। अब यहां बात आती है नेक्स्ट, छठवां पॉइंट है, पूछा जाए कि टिटनस जो है वो होती किससे है, तो टिटनस होती तो किससे है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई से। और पूछ लिया जाए कि टिटनस फैलती कैसे है, स्प्रेड कैसे होगा, टिटनस फैलेगी कैसे, तो आपने सुना होगा टिटनस जो है वो घाव लगने की वजह से या कट लगने की वजह से फैलती है। आपने देखा होगा जैसे कभी भी लोहे से या स्केलपल से या ब्लेड से कहीं भी कट लग जाता है या कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो बोला जाता है कि भाई टिटनस टॉक्सॉइड लगवा लीजिए, क्योंकि टिटनस की फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। अब अगर हम जानवरों की बात करें तो अगर किसी जानवर में कैस्ट्रेशन किया गया है, टैटूइंग की गई है, ब्रांडिंग की गई है, ईयर नोचिंग की गई है, यानी कि कोई भी सर्जरी की गई है, तो उसके तुरंत पश्चात क्या लगवाना चाहिए, टिटनस टॉक्सॉइड देना चाहिए उसको, नहीं तो टिटनस का फैलने का खतरा हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो टिटनस का स्प्रेड कैसे होता है, घाव की वजह से और कट लगने की वजह से ये स्प्रेड होगा, यानी कि बीमारी फैलेगी। और होती किसकी वजह से, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई की वजह से होती है। कई बार ऐसा होता है कि घाव दिखाई दे नहीं रहा है और फिर भी टिटनस हो गई है, ऐसी टिटनस को हम बोलते हैं इडियोपैथिक टिटनस। क्या बोलते हैं, इडियोपैथिक टिटनस। यदि बिना घाव या कट लगे, बिना कट लगे या घाव के अगर टिटनस हो जाए, अगर टिटनस हो जाए तो उस टिटनस को हम क्या बोलते हैं, इडियोपैथिक टिटनस। क्या बोलते हैं, इडियोपैथिक टिटनस। ठीक है, ये याद रखेंगे आप कि यदि घाव दिखाई दे नहीं रहा है और टिटनस हो गई है तो इडियोपैथिक टिटनस बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई टिटनस का वैक्सीन क्या होगा, तो टिटनस का जो टीका है, वैक्सीन है, उसको हम बोलते हैं टीटी, टिटनस टॉक्सॉइड। क्या बोलते हैं, टिटनस टॉक्सॉइड, टीटी बोलते हैं, टिटनस टॉक्सॉइड। और अगर हम बात करें टिटनस के उपचार की, ट्रीटमेंट की, तो टिटनस के उपचार में देते हैं एटीएस, एंटी टिटनस सीरम। एटीएस, एंटी टिटनस सीरम, इसमें क्या होती है, एंटीबॉडी। और वैसे ड्रग ऑफ चॉइस हमने क्या पढ़ी है, पेनिसिलिन। ठीक है, तो एक बार दोबारा से इसको रिकैप कर लेंगे। टिटनस की बात चली है, तो टिटनस होती किससे है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई से। चूंकि ये जीवाणु कैसा है, ग्राम पॉजिटिव, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पेनिसिलिन। टिटनस में जबड़ा लॉक हो जाता है, इसलिए बोलते हैं लॉकड जा कंडीशन। मेनली बीमारी किसकी है, घोड़े की। और ये बीमारी जो है वो एक स्पोरेडिक डिजीज है, क्योंकि सब में तो फैलेगी नहीं। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई घाव हुआ है या शरीर में कोई चीरा लगा है या कट लगा है या कोई सर्जरी हुई है, उस जानवर में ही फैलने की गुंजाइश या संभावना रहती है। ठीक है, तो होती तो किससे है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से, और फैलती किसकी वजह से, शरीर में घाव होने की वजह से या चीरा लगने की वजह से या कट लगने की वजह से। ठीक है, तो इसलिए स्पोरेडिक डिजीज हो गई। अब हो क्या रहा है, घोड़े में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो चारों के चारों पैर स्थिर रहेंगे और कान खड़े रहेंगे, तो ऐसा लगेगा कि घोड़ा कैसा है, लकड़ी का है। थर्ड आईलिड जो होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, उसका प्रोलैप्स हो जाता है, वो बाहर आ जाती है। जबड़ा पूरा क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मसल्स हैं उनमें पैरालिसिस हो जाएगी, तो दम घुटने की वजह से, एस्फिक्सिया की वजह से घोड़े की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है भाई, पूछ लिया जाए कौन कौन से टॉक्सिन स्रावित करता है, 3 टॉक्सिन स्रावित करता है, टेटेनोलाइसिन, टेटेनोस्पाज्मिन और फिब्रिनोलाइसिन। स्पाज्मिन करेगा स्पाज्म, ऐंठन या जकड़न, जिसकी वजह से डेथ होती है, जो लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। और फिब्रिनोलाइसिन, फिब्रिन को क्या करेगा, लाइसिस। फिब्रिन की अगर लाइसिस होगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी मृत्यु के बाद, पूछा जा सकता है। फिर पूछा जाए कि बीमारी होती किसकी वजह से है, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होती है। और फैलती किसकी वजह से है, शरीर में कोई घाव लगे या कट लगे उस। तो एक चीज आप याद रखेंगे कि जब भी एनिमल्स के अंदर कैस्ट्रेशन, टैटूइंग, ब्रांडिंग, ईयर नोचिंग, डॉकिंग, ये सब चीजें जब की जाती हैं तो टिटनस
का टीका लगवाना जरूरी है। या आपके कभी भी मेजर एक्सीडेंट होता है तो टिटनस टॉक्सॉइड देते हैं। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो ब्लीडिंग एक्सेस होती है, उस समय टिटनस टॉक्सॉइड दिया जाना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो टिटनस का टीका, टिटनस टॉक्सॉइड, और उपचार की बात करें तो एटीएस, एंटी टिटनस सीरम, इसमें एंटीबॉडी होती है मेनली, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और पूछ ले जाए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, पेनिसिलिन, ठीक। अब आज का जो ये हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें लास्ट डिजीज जो हम पढ़ेंगे वो है ब्रुसेलोसिस। कौन सी है भाई? ब्रुसेलोसिस है। ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, एक साथ ज्यादा पढ़ लेते हैं तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो रूटीन बेसिस में रहेंगी हमारी क्लासेस। लाइव क्लास जो है वो 5 दिन आपको रेगुलर मिलेंगी, मंडे से लेकर फ्राइडे। सैटरडे और संडे की लाइव क्लास की हमारी क्या रहेगी, छुट्टी रहेगी। ये हम पहले से ही अनाउंस कर देते हैं आपको, ठीक। अब देखो आप, 5वां पॉइंट, और वैसे हम लाइव क्लास 8 बजे के आसपास शुरू कर देते हैं, लेकिन 5-7 मिनट अगर आगे पीछे भी हो तो आप बार बार फोन नहीं करें बेटा, ठीक। अब देखो ब्रुसेलोसिस, ठीक है, ब्रुसेलोसिस, ठीक। अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक तो है ब्रुसेला अबोर्टस, ब्रुसेला अबोर्टस। ब्रुसेला अबोर्टस में बीमारी होती है गाय, भैंस और घोड़े में। गाय, भैंस और घोड़ी में या घोड़े में जो बीमारी होती है वो किससे होती है? ब्रुसेला अबोर्टस से होती है मेनली, ठीक है। दूसरा ब्रुसेला मेलिटेंसिस, ब्रुसेला मेलिटेंसिस, ये मेनली बीमारी करता है किसमें? भेड़ बकरी में, बकरी में, भेड़ में। एक हम बात करेंगे ब्रुसेला ओविस, इससे बीमारी मेनली किसमें होगी? ओविस नाम किसमें? भेड़ में। फिर हम बात करेंगे ब्रुसेला कैनिस, ब्रुसेला कैनिस बीमारी किसमें करेगा? बिच के अंदर, कुत्ते में या कुतिया में, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे ब्रुसेला स्विस, ब्रुसेला स्विस बीमारी किसमें होगी? सुअर में, ठीक है। ये तो स्पीसीज हो गई किसकी? ब्रुसेला की, जिनसे बीमारी हो रही है। तो ब्रुसेलोसिस डिजीज किससे हो रही है? ब्रुसेला से। गाय भैंस में ब्रुसेला अबोर्टस से, भेड़ बकरी में ब्रुसेला मेलिटेंसिस से, भेड़ में और किससे होती है? ओविस से, कुत्ते में कैनिस से, स्विस, सुअर के अंदर स्विस से, ठीक है। ये तो बात हो गई किससे बीमारी होती है, ठीक। ब्रुसेलोसिस मेनली हम डिस्कस करेंगे गाय भैंस में। ब्रुसेलोसिस वो बीमारी है जिससे सबसे ज्यादा अबॉर्शन होते हैं, ठीक है ना। नाम में ही पता चल रहा है, ब्रुसेला अबोर्टस, जो क्या करेगा? अबॉर्शन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिम्टम देख लेते हैं। जब पहले ये समझ लीजिए कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी फैलती कैसे है, एक जानवर से दूसरे जानवर में कैसे फैलेगी, और क्योंकि ये जूनोटिक डिजीज है तो जानवरों से मानव में कैसे फैलेगी, ये भी हमें डिस्कस करना है। पहले हम लक्षण देख लेते हैं। गाय भैंस में लक्षण, गाय भैंस में लक्षण क्या क्या है, देखो भाई। सबसे पहले तो क्या होगा? हाइग्रोमा होता है जॉइंट्स में, यानी कि जोड़ों के ऊपर तरल सूजन आ जाती है। ये टिपिकल सिम्टम है किसका? ब्रुसेलोसिस का। हाइग्रोमा ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जोड़ों के ऊपर कैसी सूजन आ जाती है? तरल सूजन आ जाती है। ये टिपिकल सिम्टम है भाई, ये याद रखेंगे। और अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो अंतिम ट्राइमेस्टर में या लास्ट ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हो जाता है? अबॉर्शन। तो अंतिम ट्राइमेस्टर में, लास्ट ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा? अबॉर्शन, अबॉर्शन होगा। अब जब अबॉर्शन होगा तो जो प्लेसेंटा बाहर आएगा वो कैसा होगा? लेदरी प्लेसेंटा होगा, यानी कि चमड़े जैसा प्लेसेंटा होगा। तो अबॉर्शन के समय लेदरी प्लेसेंटा, यानी कि
चमड़े जैसा प्लेसेंटा जो है वो बाहर आता है। तो याद रखेंगे आप। एक तो जोड़ों के ऊपर तरल सूजन आ जाती है जिसको हाइग्रोमा बोलते हैं। अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो लास्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो जाएगा, और अबॉर्शन के समय जो प्लेसेंटा बाहर आता है वो लेदरी प्लेसेंटा बाहर आता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्लेसेंटा के अंदर ये इतना तेजी से संक्रमण कैसे कर लेता है, कौन? ब्रुसेला। तो प्लेसेंटा के अंदर एक शुगर होती है जिसका नाम है इरिथ्रिटोल शुगर। क्या है? इरिथ्रिटोल शुगर। तो देखो आप, प्लेसेंटा में एक शुगर पाई जाती है जिसका नाम है इरिथ्रिटोल शुगर, और ये जो इरिथ्रिटोल शुगर है इसी की वजह से प्लेसेंटा में तेजी से ग्रोथ करता है। कौन? ब्रुसेला। ब्रुसेला जो है, पूछा जाता है कि प्लेसेंटा में तेजी के साथ वृद्धि किसकी वजह से करता है? इरिथ्रिटोल शुगर की वजह से, इरिथ्रिटोल शर्करा की वजह से तेजी से वृद्धि करेगा। ठीक है, अब ये तो लक्षण हो गए किसमें? गाय भैंस में। अब बात आती है कि ह्यूमन के अंदर। तो यहां हम समझ लेते हैं पहले कि ब्रुसेलोसिस एक कैसी बीमारी हो गई फिर? तो ब्रुसेलोसिस एक जोनोटिक बीमारी भी है। जोनोटिक बीमारी है, इसका मतलब क्या हुआ? जानवरों से मानव में और मानव से जानवरों में जो बीमारी फैल सकती हो। तो ये बीमारी जो है वो मेनली जानवरों से फैलती है, किसमें? मानव में। इसलिए ये ज्यादा दिक्कत की बात है। तो जानवरों से मानव में फैल रही है, जोनोटिक बीमारी है। ठीक है, अब देखो आप, तो जानवरों से मानव में फैल रही है, तो अगर मानव में ये बीमारी होती है तो मानव में क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? मानव में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? एक तो क्या होता है कि स्पॉन्डाइलाइटिस कंडीशन होती है, यानी कि कशेरुकाओं में सूजन आ जाती है तो पीठ में दर्द रहेगा परमानेंट। पहला हो गया स्पॉन्डाइलाइटिस कंडीशन, यानी कि कशेरुकाओं में सूजन। तो इससे क्या रहेगा? पीठ में दर्द रहेगा, पीठ में दर्द रहेगा, स्पॉन्डाइलाइटिस। दूसरी कंडीशन क्या होगी? ऑर्काइटिस, यानी कि टेस्टिस के अंदर सूजन आ जाएगी। ऑर्काइटिस, टेस्टिस में सूजन। अब ऑर्काइटिस से जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है भाई, ऑर्काइटिस जब होगी तो इन्फ्लामेशन की वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या होगा? टेस्टिस का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, और टेस्टिस का अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, जो शुक्राणु बनने की जो प्रोसेस है, वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी या कम हो जाएगी। ये बड़ी दिक्कत है। ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस बंद हो जाएगी या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब भी इन्फ्लामेशन होता है टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ गया तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलेगी ही नहीं। ठीक है भाई, और एक इसमें अंडुलेंट फीवर आता है, यानी कि उतार और चढ़ाव वाला बुखार आता है, यानी कि बुखार आ गया फिर टूट गया, फिर आ गया फिर टूट गया, इस टाइप से। तो तीसरी जो स्थिति है, यानी कि तीसरा जो इसमें पॉइंट है, वो है अंडुलेंट फीवर। अंडुलेंट फीवर देखने को मिलता है, यानी कि किस तरीके से? जैसे अभी फीवर आ रहा है फिर नहीं आ रहा, फिर आ रहा है फिर नहीं आ रहा, इस टाइप से फीवर देखने को मिलेगा। अंडुलेंट फीवर, उतार चढ़ाव वाला बुखार। ठीक है, अब चूंकि इसमें इस तरीके से बुखार आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं अंडुलेंट फीवर, इसी को बोलते हैं माल्टा फीवर, इसी को बोलते हैं बैंग डिजीज। ठीक है ना, तो मैं यहां लिख लेता हूं, ब्रुसेलोसिस को और क्या क्या कहा जाता है, या ब्रुसेलोसिस के उपनाम क्या हो गए, और किस किस नाम से जाना जाता है ब्रुसेलोसिस को? बैंग डिजीज बोल सकते हैं, ब्रुसेलोसिस को क्या बोलते हैं? बैंग डिजीज। इसी को बोलते हैं माल्टा फीवर, इसी को बोलते हैं अंडुलेंट फीवर। और ये जो नाम है ये मेनली किस में है भाई?
ह्यूमन में है ये, मुख्यतः किसमें है ये नाम? मानव में। ह्यूमन के अंदर ब्रुसेलोसिस के नाम है बैंग डिजीज, माल्टा फीवर और अंडुलेंट फीवर, ये आप याद रखेंगे। उतार चढ़ाव वाला बुखार आता है, स्पॉन्डाइलाइटिस कंडीशन हो जाती है, यानी कि पीठ में दर्द रहता है परमानेंट, कशेरुका में सूजन आ जाती है और टेस्टिस में सूजन आ जाएगी, तो टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस रुक जाएगी, ये ज्यादा दिक्कत का काम है भाई, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि जानवरों से जानवर में यह बीमारी कैसे फैलेगी और जानवरों से मानव में कैसे फैलेगी। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, स्प्रेड की हम बात करेंगे। स्प्रेड, बीमारी का फैलाव कैसे होगा, स्प्रेड। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जानवरों से जानवरों में। जानवरों से जानवरों में कैसे बीमारी फैलेगी, ठीक है, यानी कि संक्रमित कोई जानवर है उससे स्वस्थ जानवर में बीमारी कैसे फैलेगी। तो एक तो कॉपुलेशन की वजह से, समागम की वजह से, एक तो कॉपुलेशन यानी कि समागम की वजह से फैलेगी, कॉपुलेशन की वजह से, समागम की वजह से फैल सकती है। एक जब अबॉर्शन हुआ तो जो फीटस बाहर आया उससे फैल सकती है, या फिर अबॉर्शन हुआ तो जेनाइटल रीजन से डिस्चार्ज जो हो रहा है उसको अगर कोई एनिमल चाट रहा है उसकी वजह से हो सकती है। तो दूसरी सिचुएशन हो सकती है अबॉर्टेड फीटस की वजह से, और क्या हो सकता है, जेनाइटल डिस्चार्ज की वजह से। तो एक जानवर से दूसरे जानवर में बीमारी मेनली किसकी वजह से फैलती है, समागम की वजह से, जो फीटस बाहर आया है उसकी वजह से फैल सकती है, और जेनाइटल डिस्चार्ज की वजह से, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो डिस्चार्ज बाहर आ रहा है उससे फैल सकती है। अब यहां बात आती है कि जानवर से मानव में कैसे फैलेगी, जानवर से मानव में कैसे फैलेगी। तो इसके दो तीन पॉइंट हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप बिना स्लीव पहने एआई या पीडी आप कर रहे हैं, उसके अंदर आपके नाखूनों में या आपके हाथों में कोई कट लग रहा है तो ब्रुसेला एंटर कर सकता है। एक आप कोई गाय या भैंस ऐसी है जो ब्रुसेलोसिस से पीड़ित है और उसका दूध आप जो है वो बिना उबाले हुए पी रहे हैं, उसमें फैल सकती है। तो एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि बिना स्लीव के एआई करने से या पीडी करने से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, कृत्रिम गर्भाधान और गर्भ परीक्षण करने से बिना स्लीव पहने हुए, उससे फैल सकती है। और दूसरी, दूध को बिना उबाले पीने से, दूध पीने से। तो यहां से दो चीजें समझ में आती हैं कि जब भी एआई या पीडी करें तो स्लीव पहनकर करें, और दूसरा पॉइंट ये कि दूध को कभी भी कच्चा नहीं पिए, यानी कि उसको उबाल कर ही पिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब ब्रुसेलोसिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए ब्रुसेलोसिस में जनरली टेस्ट एंड स्लॉटर पॉलिसी काम में ली जाती है, यानी कि जो जानवर ब्रुसेलोसिस से पीड़ित हैं उनकी क्या करें, कलिंग करें, उनको सल्टाएं तुरंत, ठीक है। अब आप देखिए भाई क्या क्या पॉइंट हो गए ब्रुसेलोसिस की। अगर हम बात करें तो देखो, ब्रुसेलोसिस एक जेनेटिक बीमारी है, तो ब्रुसेलोसिस जो है वो जानवरों से मानव में फैल सकती है। अभी हमने डिस्कस किया कैसे फैलेगी, बिना स्लीव पहने एआईपीडी करने से या फिर बिना उबाले दूध पीने से, ठीक है। गाय भैंस में ब्रुसेला अबोर्टस से, भेड़ बकरी में ब्रुसेला मेलिटेंसिस से, भेड़ में ओविस से भी हो रही है, कैनिस कुतिया के अंदर और स्विस सुअर के अंदर, ठीक है। गाय भैंस में जोड़ों में तरल सूजन आती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। और अबॉर्शन जब होगा तो प्लेसेंटा कैसा आएगा, लेदर का प्लेसेंटा आएगा, लेदरी प्लेसेंटा आएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है प्लेसेंटा में तेजी से ग्रोथ कैसे करता है, एरिथ्रिटोल शुगर की वजह से करता है। मानव में क्या क्या सिम्टम होते हैं, पीठ में दर्द रहेगा यानी कि स्पॉन्डाइलाइटिस कंडीशन रहेगी, टेस्टिस में सूजन आ जाएगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस रुक जाएगी, और अंडुलेंट फीवर आएगा, उतार चढ़ाव वाला बुखार। इसलिए मानव में इसको बैंग डिजीज, माल्टा फीवर या अंडुलेंट फीवर कहा जाता है।
और जानवरों से जानवरों में बीमारी कैसे फैलेगी? समागम की वजह से, जो जेनाइटल रीजन से जो डिस्चार्ज लगातार हो रहा है, जो स्रावित हो रहा है, उसकी वजह से फैल सकती है और अबॉर्टेड फीटस की वजह से फैल सकती है। और मानव में कैसे फैलेगी? बिना उबाले दूध पीने से या बिना स्लीप पहने एआई या पीडी करने से। तो जब कभी भी आपको रखनी है कि जब कभी भी एआई पीडी करें आप कर ही करें। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक चल रहा है क्या भाई? जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज हम पढ़ रहे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि साहब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और मोहित रोहिल्ला डॉक्टर साहब कंफर्म है थर्ड ट्राइमेस्टर में ही होगी? हाँ बेटा कंफर्म है, और क्या ऐसे ही थोड़ी पढ़ा रहे हैं, क्या टेंशन ले रहे हो आप, मस्त रहो। ठीक है, हाँ फर्स्ट सेकंड में नहीं होगी क्या बेटा? सामान्यतः नहीं होती है नॉर्मली, यानी कि 99% जो केसेस हैं उसमें थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। अब आपको वैज्ञानिक बनना हो वो बात अलग है, ठीक है ना। हाँ गुरुदेव क्लास थोड़ी सी शॉर्ट लिया करो ताकि रिवीजन अच्छे से हो सके। हाँ हाँ बेटा शॉर्ट ही तो ले रहे हैं, तो आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। हाँ तो इस तरीके से ये जो क्लास है आज की, ये हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको देखने हैं भाई, ठीक है। अब हम फटाफट से इसको रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, वो देखिए आप। पहला क्वेश्चन है आपकी पर, देखिए भाई, अब जवाब देते चलेंगे मुझे फटाफट, देखिए। एक बच्चा वैक्सीन पूछ रहा है ब्रुसेलोसिस की। वैक्सीन पूरी हम अलग पढ़ेंगे भाई वैक्सीनेशन शेड्यूल में, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे, किस बीमारी में मृत जानवर में पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो ये सबका सही आंसर है, बी आ रहा है, राजेश, मोहित, ठीक है, सोनू, हाँ बी ऑप्शन। तो एंथ्रेक्स से मृत जानवर का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया होता है, एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया है वो कैसा होता है? एरोबिक होता है, यानी कि वायवीय होता है। ऑक्सीजन मिलते ही क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा, स्पोरुलेशन करेगा, इसलिए डेथ हो सकती है जो व्यक्ति पोस्टमार्टम कर रहा है उसकी, इसलिए नहीं करना चाहिए एंथ्रेक्स से मृत जानवर का। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमें वैसे ही पता चल जाता है कि एंथ्रेक्स से जो भी मृत जानवर है उसकी जितने भी प्राकृतिक छिद्र हैं उनसे काले रंग का रक्त बाहर आता रहता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। जोड़ों में हाइग्रोमा, हाइग्रोमा का मतलब तरल सूजन आ रही है किसमें? जोड़ों में। किसमें देखने को मिलेगा? अभी डिजीज हमने डिस्कस की है, विनोद ब्रुसेलोसिस, पंकज ब्रुसेलोसिस, नवरत्न राठौड़ ब्रुसेलोसिस, मयंक ब्रुसेलोसिस। ठीक है, तो जोड़ों में तरल सूजन किसका सिम्टम है भाई? ब्रुसेलोसिस का। ये इंपॉर्टेंट है भाई। हाइग्रोमा ऑफ जॉइंट किस में देखने को मिलती है? ब्रुसेलोसिस। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े में थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स हो रहा है, किस में देखने को मिलेगा? गोलू, सुनीता, वेटनरी पॉइंट, पायल शर्मा, सुरेंद्र। थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स, सुरेंद्र, ए विनोद, लक्ष्मण, ए नरेंद्र, कुलदीप, गोविंद, मोहित। ठीक है, ए ऑप्शन। थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स किस में देखने को मिलता है? टिटनस में देखने को मिलता है। और एक हमने पढ़ा था कि घोड़े के चारों पैर जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे और कान कैसे रहेंगे? यूं खड़े, यानी कि काठ के घोड़े जैसी स्थिति हो जाती है, वुडन हॉर्स जैसी स्थिति हो जाती है किसमें? टिटनस में। और मेनली बीमारी टिटनस किस में देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा घोड़े में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट, बैंग डिजीज किसे कहा जाता है? जवाब देंगे भाई। नवरत्न राठौड़ जी, वुडन हाउस नहीं है, वुडन हॉर्स है बेटा। लकड़ी का घर बनवाना है आपको, है? हाँ हॉर्स है। बैंग डिजीज किसे कहा जाता है? किसका नाम है बताएंगे फटाफट से। बैंग डिजीज हो, माल्टा फीवर हो, अंडुलेंट फीवर हो, ये सब ब्रुसेलोसिस के नाम है। वेरी गुड भाई, किसके नाम है? ब्रुसेलोसिस के नाम है। बैंग डिजीज हो,
चाहे माल्टा फीवर हो, चाहे अंडुलेंट फीवर हो, ये सब किसके नाम है? ब्रुसेलोसिस के नाम है। नेक्स्ट, नाविक बुखार किसे कहा जाता है? शिपिंग फीवर किसे कहा जाता है? डी ऑप्शन, सोनू, पायल, गोलू, नरेंद्र। हाँ, जवाब देंगे भाई, ए बी सी। अच्छा, सभी आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। नाविक बुखार, पास्चुरेलोसिस किसको बोलते हैं? पास्चुरेलोसिस को। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया को। गोविंद, वेटनरी पॉइंट। ठीक है भाई, ठीक है। तो किसको बोलते हैं? एचएस को बोलते हैं, गलघोंटू को। ठीक है, नाविक बुखार या शिपिंग फीवर या स्टॉक यार्डिस डिजीज। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है भाई आपका। कौन सी बीमारी ऐसी है जो मेनली मानसून सीजन में देखने को मिलती है? ठीक है, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, हाँ ये तो है ही, और बीक्यू, ये भी मानसून सीजन में होती है। अब दो सही है तो आंसर तो ऑल दी अबव होगा ही। ठीक है, ईटी हम पढ़ेंगे एंटेरोटॉक्सीमिया है। ये बीमारी का नाम क्या है? एंटेरोटॉक्सीमिया, इसको हम फड़किया रोग बोलते हैं। और ये मेनली बीमारी किसकी है? भेड़ की बीमारी है। किसकी बीमारी है? भेड़ की। ये भी मानसून सीजन में होती है। लंगड़ा बुखार भी मानसून सीजन में होता है, गलघोंटू भी मानसून सीजन में होता है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑल दी अबव। क्या जाएगा भाई? ऑल दी अबव। तो इस तरीके से बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। हाँ, पीडीएफ डाल दी जाएगी बेटा, आपको पीडीएफ डाल दी जाएगी, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, हाँ, तो सभी को गुड नाइट, राधे राधे भाई।